हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। क्लियर दोस्तों। तो हम वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कोलराउस का नियम पढ़ा था और कोलराउस के नियम का मैंने एक अनुप्रयोग आपको पढ़ाया था, याद है। कोलराउस के नियम का मैंने आपको लास्ट क्लास में एक अनुप्रयोग पढ़ाया था। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के जलीय के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना, ध्यान है। तो एक अनुप्रयोग पढ़ा गया था, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता आपको ज्ञात करवाएगा। ध्यान करो, 3 विलयन देगा। पहला विलयन ऐसा होगा जिसमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट का धनायन, दूसरा विलयन ऐसा होगा जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन, और तीसरा विलयन ऐसा होगा जिसमें शेष आयन होंगे। पहले और दूसरे विलयन की मोलर चालकता जोड़ करके तीसरे विलयन की घटाओगे तो आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। ऐसा पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2, कोलराउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। सी सांद्रता वाले, ढंग से देखना, बड़ा बड़ा कठिन है ये। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, सी सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन सी सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा, ब्लैक बोर्ड पर देखना, बड़ा कठिन टॉपिक है। आयनन की मात्रा कोष्टक में लिख देता हूं अल्फा, जिसको वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। व आयनन स्थिरांक, जिसको वियोजन स्थिरांक भी कह देते हैं, ज्ञात करना। दूसरा अनुप्रयोग यह है, एक बड़ी सी हेडिंग है, ढंग से देख लो। ठीक है, पहले ये हेडिंग डालो, फिर इसको समझाना स्टार्ट करूंगा मैं। तो नंबर 2 हेडिंग डालो, सी सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा को वियोजन की मात्रा भी कहते हैं, है ना, अल्फा। व आयनन स्थिरांक, जिसको वियोजन स्थिरांक भी कहते हैं, ज्ञात करना। अब इसको ढंग से समझना। आपके पास दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के माना 2 विलयन हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का एक विलयन ये है, मान लो वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का एक विलयन तो ये है और एक विलयन ये है। ढंग से सुनना, एसिटिक अम्ल के 2 विलयन हैं। इस विलयन की सांद्रता C है और इस विलयन की सांद्रता 0 है। मतलब सांद्रता 0 मतलब तनुता अनंत, समझ गए। मतलब ये एसिटिक अम्ल का अनंत तनु विलयन है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट तो नगण्य है, मतलब इसकी सांद्रता लगभग 0 है, तनुता अनंत है।
शांतर तनुता व्युत्क्रमणपाती, शांता जीरो तनुता अनंत। तो ये एसिटिक अम्ल का सिंपल कहूँ तो अनंत तनु विलयन है और ये एसिटिक अम्ल का C सांद्रता का विलयन है। आपसे एक बात कही थी मैंने, अनंत तनु विलयन, अनंत तनुता पर, यहाँ तनुता अनंत है, कोलराउस के नियम में अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। ध्यान है क्या? अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। तो यहाँ ये एसिटिक अम्ल है, इसके आयनन की मात्रा 100% होगी कि नहीं होगी? होगी। ये अनंत तनु विलयन है, तो यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो है इसके वियोजन की मात्रा 100% होगी। मैंने कहा था अनंत तनुता पर चाहे कैसा भी विद्युत अपघट्ट है उसका पूर्ण वियोजन हो जाता है 100%। तो एल्फा की मात्रा यहाँ 100%, या इसको लिख सकता हूँ 1% में लेके, तो 1 का गुना 100 से करोगे 100% हो जाएगा। यह एल्फा का मान 1 है, 100% है। सही है। यहाँ सांद्रता C है, यहाँ एल्फा का मान 100% तो नहीं होगा। कितना नहीं होगा? 100% तो नहीं होगा। सही है। तो यहाँ जो एल्फा है वो ज्ञात करना है आपको। समझ जाओ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। C सांद्रता वाले, देख लो, C सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा एल्फा ज्ञात करनी है, इसमें ज्ञात करनी है। इसमें तो आयनन की मात्रा आपको पता है 100% है या 1 है। क्लियर? तो यहाँ इस C सांद्रता वाले विलयन में इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ढंग से सुनना। जो एल्फा होता है, ढंग से सुनना, वो समानुपाती होता है। ये एल्फा है और ये समानुपाती है। एल्फा समानुपाती होता है मोलर चालकता के। सोचो, एल्फा मतलब एल्फा बड़ा, एल्फा बड़ा मतलब वियोजन की मात्रा बड़ी, आयनन की मात्रा। एल्फा बढ़ेगा तो आयन बढ़ेंगे। ढंग से इधर देखो, एल्फा बढ़ेगा तो आयन बढ़ेंगे विलयन में। मान लो इस विलयन का एल्फा बढ़ता जा रहा है, एल्फा बढ़ रहा है तो आयन बढ़ेंगे। एल्फा है आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयन बढ़ेंगे। अरे वैद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ेगा तो आयन बढ़ेंगे। एल्फा बढ़ेगा तो आयन बढ़ेंगे और आयन बढ़ेंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी। मोलर चालकता क्या होती है? ऐसे विलयन की का चालकत्व जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो, है तो सीधी सी बात है चालकत्व तो बढ़ेगा। 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो ऐसे विलयन का चालकत्व मोलर चालकता कहलाती है। तो सीधी सी बात है आयन बढ़ेंगे तो 1 मोल, ढंग से सुनो, तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी, है। अरे आयन बढ़े, वैद्युत अपघट्ट के आयन बढ़े तो चालकत्व भी बढ़ेगी, चालकता भी बढ़ेगी, मोलर चालकता भी बढ़ेगी। तो एल्फा और ये मोलर चालकता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एल्फा बढ़ेगा, मोलर चालकता बढ़ेगी। अब सुनो, यहाँ एल्फा है 100% तो है नहीं। यहाँ मान लो इस विलयन की मोलर चालकता लैम्बडा C है और यहाँ इस विलयन की मोलर चालकता मान लो है लैम्बडा नॉट M अनंत तनुता पर। सही है। अच्छा, अब ढंग से देखना, तो मैं एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। एल्फा समानुपाती किसके है? बड़े ध्यान से समझ में नहीं आता ये। एल्फा लैम्बडा के समानुपाती होती है, मतलब किसी विलयन की मोलर चालकता आयनन की मात्रा के समानुपाती होती है। यह एल्फा समानुपाती लैम्बडा C होगा और इस विलयन में एल्फा है जो समानुपाती होगा लैम्बडा नोट के। ये अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता है। इस अनंत तनु विलयन की समीकरण 1/2 कर दें तो इस एल्फा का मान तो 1 है या नहीं है? है। ढंग से देखो, तो समीकरण 1/2 करें तो एल्फा बराबर लैम्बडा C बटे लैम्बडा नोट M आएगा कि नहीं? अरे नीचे जो एल्फा आएगा ये तो ऊपर लिख दिया मैंने, और नीचे जो एल्फा आएगा समान समीकरण 1/2 कर रहे हैं। यहाँ का एल्फा लैम्बडा C के समानुपाती, यहाँ का एल्फा लैम्बडा नॉट M के समानुपाती, पर यहाँ का एल्फा का मान तो 1 है।
तो नीचे एक को लिखूं चाहे मत लिखूं, ये अल्फा ऐसे ही तो आएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया ढंग से देखो। ये अल्फा कौन सा अल्फा है? इस सी सांद्रता वाले विलयन की वियोजन की मात्रा, आयनन की मात्रा। ये लैम्ब्डा सी क्या है? सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता। और ये लैम्ब्डा नॉट एम क्या है? अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता। भाई अल्फा समानुपाती लैम्ब्डा सी और अल्फा समानुपाती लैम्ब्डा नॉट एम। इसका अल्फा लैम्ब्डा नॉट एम के समानुपाती। 1/2 करोगे तो अल्फा बराबर लैम्ब्डा सी बटे नीचे लैम्ब्डा नॉट एम। यहाँ का अल्फा आएगा जिसका मान 1 है या नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से समझने की कोशिश करो कि यहाँ अल्फा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखें, अल्फा इस फॉर्मूले से निकलेगा आयनन की मात्रा। अल्फा बराबर होगा लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा नॉट एम। लैम्ब्डा सी क्या है? सी सांद्रता वाले इस विलयन की मोलर चालकता। और लैम्ब्डा नॉट एम क्या है? अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता। क्लियर? अच्छा, अब एक बात सुन लो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान समझना। मैं कैसे लिखा सकता हूं इसमें? मैं ऐसे लिखा सकता हूं, अनंत तनुता पर, पहले तो इसकी बात करता हूं। अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। मतलब अर्थात अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा 100% होती है। सही है? अगली बात मैं ये लिखा हूं, प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता आयनन की मात्रा के समानुपाती होगी। समझाया था? आयनन की मात्रा ज्यादा, आयन ज्यादा, मोलर चालकता ज्यादा। अतः फिर नीचे कह सकते हैं, निम्न सूत्र की सहायता से सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता हम ज्ञात, सी सांद्रता वाले विलयन में आयनन की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है, ये आपके काम आएगा। मैंने समझाने की कोशिश भी करी कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। 1/2 किया तो इसके अल्फा का मान तो आप 1 रखोगे, तो नीचे आएगा अल्फा बटे 1 बराबर लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा नॉट एम। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इस बात को लिखते हैं। चलो, हेडिंग आपने डाल रखी है, अब इसमें लिखो। लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो देखो, अनंत तनु विलयन में प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट, अनंत तनु विलयन में प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। अनंत तनु विलयन में प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। पूर्ण वियोजन होता है अर्थात अनंत तनु विलयन में, अनंत तनु विलयन में प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट, प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा, अनंत तनु विलयन में प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा कोष्टक में अल्फा बराबर 100% होती है। तो मैंने यहां भी लिख रखा, ब्लैक बोर्ड पर ढंग से देख लो। अनंत तनु विलयन में वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा 100% होती है, यही लिखाया है मैंने। सही है? अच्छा, आगे लिखो, लिखो, देखो, विलयन की मोलर चालकता, विलयन की मोलर चालकता आयनन की मात्रा के समानुपाती होती है। यही लिखाया है मैंने, विलयन की मोलर चालकता आयनन की मात्रा के समानुपाती होती है। अतः सी सांद्रता वाले विलयन, सी सांद्रता वाले विलयन में, सी सांद्रता वाले विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा कोष्टक में अल्फा, अल्फा
सी सांद्रता वाले दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनन की मात्रा एल्फा निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, और ये सूत्र लिख लो, और एल्फा ज्ञात करने का सूत्र है, ये आयनन की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है, ये सूत्र लिख लो। ये एल्फा क्या है, फिर कह रहा हूं, सी सांद्रता वाले विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा है। लैम्ब्डा सी क्या है, इस सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता है, और लैम्ब्डा नॉट एम क्या है, इस अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता है। तो हर शब्द को, हर चीज को क्लियर कर लो। ये फॉर्मूला लिख लो पहले, एल्फा बराबर लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा नॉट एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लो खूब ढंग से, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ये आगे समझाना है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा आपके सामने, एल्फा बराबर लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा नॉट एम। लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा नॉट एम। अब इसमें हर चीज को समझो। एल्फा क्या है पहले तो क्लियर कर लो। एल्फा है सी सांद्रता वाले विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा ये है। सी सांद्रता वाला जो विलयन है उसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा है। लैम्ब्डा सी क्या है, सी सांद्रता वाला जो विलयन है, 2 विलयन लिखे थे मैंने बोर्ड पर, याद कर लो। सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता है, और लैम्ब्डा नॉट एम क्या है, अनंत तनु विलयन, अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता है, मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता है। तो ये बोर्ड पर लिखा है, इसको पहले लिख लो फटाफट, ये तो आप समझ गए होंगे। अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता, पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे का तो मिटा रहा हूं मैं। फटाफट लिखो इसे, फिर आगे समझाता हूं मैं आपको, है ना। अब देखो इधर, तो एल्फा का मान, एल्फा बराबर है लैम्ब्डा सी बटे लैम्ब्डा नॉट एम। देखो 2 विलयन है, दिमाग में बैठा लो। सी सांद्रता वाले विलयन में की जो मोलर चालक, सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता तो लैम्ब्डा सी है, और ये है अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता। अब ढंग से देखो, ढंग से देखो, एक बात और समझ लो इसमें, लैम्ब्डा सी कैसे निकलेगा। लैम्ब्डा सी के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्ब्डा सी बराबर होता है के इंटू 1000 अपॉन एम। ये तो लैम्ब्डा सी है भाई, एक सी सांद्रता का विलयन है ना आपके पास, समझ जाओगे मेरी बात को ढंग से सुनोगे तो। एक सी सांद्रता का विलयन है, उसकी मोलर चालकता ऐसी तो पढ़िए आपने, मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला के इंटू 1000 अपॉन एम। ये उस विलयन की मोलरता है सी, मोलरता सांद्रता ही तो है, सांद्रता यहाँ लिखाई जाएगी नीचे। तो ये सी सांद्रता वाले विलयन की मोलर चालकता तो ऐसे निकलेगी के इंटू 1000 अपॉन एम से बटे, और लैम्ब्डा नॉट एम है एक अनंत तनु विलयन जो है उसकी मोलर चालकता है, और उसके अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता निकालने के लिए आपको कोलराउस के नियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्यान आ गया क्या। कोलराउस के नियम के अनुसार लैम्ब्डा नॉट एम क्या होता है, धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर। ध्यान करो, तो इसको भी लिख लो कि लैम्ब्डा सी तो ऐसे निकलेगी के इंटू 1000 अपॉन एम से, और लैम्ब्डा नॉट एम कोलराउस के नियम से निकलेगी। ये धनायन के मोल, ये धनायन की मोलर चालकता, ये ऋणायन के मोल, ये ऋणायन की मोलर चालकता। याद आ गया। चलो ऐसे याद नहीं आया, एक क्वेश्चन देता हूं,
क्वेश्चन तो मैं दूंगा आपको, पर उससे पहले इसमें एक टॉपिक और है, यहां तक क्लियर कर लो पहले, लो नोट करो इसे। इसमें एक टॉपिक और है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। कौन सा टॉपिक? इसमें एक आयनन स्थिरांक और ज्ञात करवाया है आपसे। आप एल्फा तो ज्ञात करना सीख चुके हो, आयनन स्थिरांक की बात भी कर लेते हैं। इधर देखो, देखो सामने, इसमें भी एक हेडिंग, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का क्या ज्ञात करना है? आयनन स्थिरांक, है ना। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन स्थिरांक ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करोगे भाई? इस पर दो टॉपिक है। आयनन की मात्रा एल्फा तो ज्ञात करना सीख गए, एल्फा का फॉर्मूला है लैम्बडा सी बटे लैम्बडा नॉट एम। अब आयनन स्थिरांक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी देखो। देखो मान लो आपके पास एक दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ये। इसको आपने जल में डाला, जल में डालने पर ये टूटेगा धनायन और ऋणायन में, और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलेगी। दुर्बल अम्ल को जल में डालते हो तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलेगी, इस तरह से वो टूटेगा धनायन और ऋणायन में, ये वापस ये बनाएंगे, इस तरह से चले। भाई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का हम कहते हैं कि वियोजन 100% नहीं होता। 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि अभिक्रिया पश्च दिशा में भी चलती है, ये दोनों मिलकर के वापस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का निर्माण करते हैं। अगर अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में चलती तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन होता 100%, पर ये पश्च दिशा में भी चलती है, जब भी तो उसका वियोजन 100% नहीं होता। पश्च दिशा में चलती है तो वापस ये बन जाता है ना, इनसे वापस ये बनता है, जब भी तो उसका वियोजन 100% नहीं होता। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को जल में डाला तो इस तरह से उसकी अभिक्रिया चली। क्लियर? प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभ में मान लो हमने इसकी सांद्रता सी ली, मतलब एसिटिक अम्ल की सी सांद्रता हमने पानी में डाली। और प्रारंभ में ये दोनों तो होंगे ही नहीं। देखो भाई, एसिटिक अम्ल को पानी में डाल रहे हो, इसकी सांद्रता कितनी है प्रारंभ में? सी। तो प्रारंभ में ये दोनों थोड़ी होंगे, सही है। प्रारंभ में, फिर साम्य पर। आपको पता ही है कि कुछ समय बाद इस अभिक्रिया में साम्य आ जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कुछ समय बाद साम्य आ जाता है। प्रारंभ में इसकी सांद्रता सी ली, प्रारंभ में इसकी सांद्रता 0, इसकी सांद्रता 0, उस समय बाद साम्य आ जाएगा। साम्य आ जाएगा मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। साम्य पर मान लो इसकी सी में से सी एल्फा सांद्रता वियोजित हो गई। मेरी बात समझो, मान लो इसकी प्रारंभिक सांद्रता थी 5 मोल प्रति लीटर, और मैंने कहा कि वियोजन हो गया 50%, तो प्रारंभ में सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर और 50% वियोजित हो गई, तो 5 का 50% मतलब 0.5 ही तो होगी 50%, मतलब 2.5 तो होगी, 2.5। प्रारंभ में सांद्रता 5 है और 5 का 50% वियोजित हो गई, प्रारंभ में सांद्रता सी ली, इसका 50% वियोजित हो गई, तो सी का 50% तो सी एल्फा ही तो आएगा। जब भी तो सी का 50% मतलब 2.5 आएगा, 50% का मतलब 0.5, 2.5। तो सी में से कितनी सांद्रता वियोजित हो गई? सी एल्फा। मतलब जैसे प्रारंभ में सांद्रता सी थी तो सी का सी एल्फा, तो इस सांद्रता का सी का कितना वियोजन हो गई? एल्फा, तो सी एल्फा आएगा। प्रारंभ में सांद्रता सी, उसमें से कितना वियोजन हो गया? सी एल्फा। तो बेटा ये कितना बनेगा? सी एल्फा, और ये भी कितना बनेगा? सी एल्फा। फॉर्मूले को देखना। अब हम निकालें साम्य स्थिरांक, जिसको यहाँ पर बोलेंगे हम आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक। ये एक साम्य स्थिरांक की है। अब इसका फॉर्मूला निकालो। साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला है साम्य पर उत्पादों की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता हो जाएगी सी एल्फा इंटू सी एल्फा बटे क्रिया कारक की सांद्रता हो जाएगी सी माइनस सी एल्फा। इस तरह से निकालोगे एल्फा। तो एल्फा का फॉर्मूला होगा के बराबर, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, के बराबर सी एल्फा इंटू सी एल्फा बटे आ जाएगा सी माइनस सी एल्फा। उत्पादों की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता, ये आपको 11th में पढ़ाया था। ये के का फॉर्मूला आ गया। सी कॉमन लेकर के काट दें, के है साम्य स्थिरांक, फिर कह रहा हूँ वियोजन स्थिरांक आयनन स्थिरांक। सी कॉमन लेकर काट दें तो ऊपर बचेगा सी एल्फा स्क्वायर। अब सी नीचे सी कॉमन ले लिया मैंने,
और तो यहाँ नीचे 1 माइनस एल्फा ही तो बचेगा। गणित समझ लो। अरे नीचे से सी कॉमन ले लिया, 1 माइनस एल्फा बचेगा, नीचे के सी थे, ऊपर का एक सी कट गया तो सी एल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा आएगा। ये के ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम के ज्ञात कर सकते हैं। तो के ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया के बराबर सी एल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा। ये के क्या है, यहाँ पर आयनन स्थिरांक। फॉर्मूला याद कर लो, थ्योरी में कुछ नहीं पूछेगा आपसे, केवल न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। वियोजन स्थिरांक के ज्ञात करने का फॉर्मूला, आयनन स्थिरांक के ज्ञात करने का फॉर्मूला सी एल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा। अब एक बात सुनो, ये क्या काम आएगा, क्वेश्चन जब आता है तो आपसे के ज्ञात करवाए तो सी प्रारंभिक सांद्रता इसकी एल्फा लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो के का मान निकल आएगा। मैं ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा पर उससे पहले आप एक काम करो, यहाँ इस हेडिंग को डालो इससे यहाँ से और इसको नीचे नीचे तक कंप्लीट नोट कर लो, इसको है ना, इसको कंप्लीट नोट करो, फिर आगे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये आज का टॉपिक बड़ा हार्ड है पर दिमाग से समझोगे तो पूरा आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको कैमरे को ऐसा कर देता हूँ नीचे जिससे आपको दिख जाए पूरा। अब पूरा दिख रहा होगा आपको नीचे तक, क्लियर। और इसको पूरे को नोट कर लो आप। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन स्थिरांक कैसे निकालोगे, वैसे मैंने एसिटिक अम्ल का निकाल करके बताया। आयनन स्थिरांक कैसे निकलेगा, आयनन स्थिरांक का फॉर्मूला आ जाएगा सी एल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा। इससे पिछले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन आए थे के ध्यान करो आप, वियोजन स्थिरांक क्या के ज्ञात करवा रहा था वहां पर पिछले चैप्टर में भी, क्योंकि पिछले चैप्टर में एल्फा निकाल सकते हो आप, ध्यान करो। आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और एल्फा से के भी तो ज्ञात करवा सकता है, के मतलब वियोजन स्थिरांक के आयनन स्थिरांक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन वहां पर भी आए थे पिछले चैप्टर में। हाँ, कैलकुलेशन तो हार्ड होगी भाई, अब समझ सको तो कर लो, नोट कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको ये सब चीज समझ में आए कि दूसरा अनुप्रयोग जो ये आपने पढ़ा है इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। चलो एक क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है, करना। बुक के क्वेश्चन कराता हूं मैं आपके एनसीईआरटी बुक के, ठीक है ना, जो क्वेश्चन कराता हूं वो आपके बुक के ही कराता हूं। क्वेश्चन नोट करें, लिखो। हाँ, आपके बुक का क्वेश्चन है, नोट करें, लिखो 0.00128। देखिए से देख लेना, आपकी बुक का क्वेश्चन है। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रता के एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मतलब वही CH3COOH, बार बार इसका नाम आता है, ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95,
इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये के का मान दिया उसने, मात्रक से पहचाने हमेशा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, के का मात्रक है तो के दिया है उसने। आगे लिख रहा है यदि एसिटिक अम्ल के लिए, बुक का क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा नॉट एम का मान, मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक, वियोजन की मात्रा, अरे अल्फा व वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए, व वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। आपके बुक का क्वेश्चन है। हर टॉपिक पे मैं न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे वो समझ में आए, है ना। वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। करो इसको भाई, देखते हैं कोई लड़का क्या करता है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, पता लग जाएगा। कुछ समय देता हूं मैं, फटाफट इसे सॉल्व करें। करो, कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, कैलकुलेशन के लिए मोबाइल की हेल्प ले ले भाई। एग्जाम में कभी भी टफ कैलकुलेशन नहीं आती है। क्लियर, चलो करता हूं मैं। सबसे पहले तो निकालें, एल्फा निकालेंगे ना अपन। तो एल्फा के लिए आपको चाहिए लैम्बडा सी और लैम्बडा नॉट एम। देखो लैम्बडा नॉट एम तो दे रखी है उसने, लैम्बडा सी निकालना है आपको। क्लियर है भाई ये तो लैम्बडा सी निकालो पहले। लैम्बडा सी का फॉर्मूला बताया था मैंने। लैम्बडा सी बराबर आपके पास फॉर्मूला है के इंटू 1000/m। के का मान रखो, के का मान रखो ना, कितना है, के का मान है 4.95 इंटू 10 की पावर -5, ये लिख रहा चालकता, इंटू 1000 बटे मोलरता। मोलरता का मान है 0.001028। ठीक है, सॉल्व करें, कितना आएगा बताएं मुझे फटाफट। इंटेलिजेंट लड़के हैं, फटाफट सॉल्व करो। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 4.95 इंटू 10 की पावर -5, इसको बना देता हूँ 1000 को 10 की पावर 3, 1000 है ना ये, बटे इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ जिससे ये बन जाए 1.028। सही है। जब इस पॉइंट को इधर ले जाओगे तो इधर आ जाएगा पॉइंट कितने अंक सर का, 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। जो 10 की पावर -3 ऊपर जाकर के 10 की पावर 3 बन जाएगा। 10 की पावर 6 में से 10 की पावर -5 गया तो कितना बचेगा, ये 10 की पावर 1 बचेगा, -1। तो ऊपर बचा 4.95 बटे 1.028 इंटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर -5,
तो 10 की पावर 1 बचेगा। सही है क्या? अरे यार पॉइंट यहाँ सरकाया मैंने, 3 अंक, तो 10 की पावर -3 आएगा, ऊपर 10 की पावर 3 बन गया। 10 की पावर 6 से ये 10 की पावर -5 कटा, तो 10 की पावर 1 बचा, तो ये आ जाएगा। अब इसमें गुना हो गया तो ये बच गया 49.5। अब तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ। कैलकुलेटर 49.5 और इसमें भाग देते हैं, अरे इसमें 10 का गुना हो गया 49.5 और इसमें भाग देते हैं 1.028 का, तो ये आ रहा है 48.15। सही है। अब मैंने इसमें कहीं त्रुटि तो नहीं की है, ये चेक कर लेने दो एक बार। सही है। तो ये कितना आ रहा है? इसका मान आ रहा है, अभी बता रहा था मैं, 48.15 साइमन, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है। क्लियर? तो ये तो अब उनके पास लैम्बडा सी आया है। तो ये तो हमारे पास क्या निकल करके आया है? लैम्बडा सी का मान निकल करके आया है। अब इसमें हम लैम्बडा नोट एम का मान हमें दे रखा है, तो हम निकालते हैं एल्फा। एल्फा बराबर है लैम्बडा सी बटे लैम्बडा नोट एम, फॉर्मूला है। लैम्बडा सी का मान आया 48.15 और इसमें भाग दे दो लैम्बडा नोट एम का। लैम्बडा नोट एम है 390.5। जो भी आंसर आएगा वो एल्फा का मान आ जाएगा। मैं भाग देता हूँ, इसमें भाग देना है 390.5 का, तो ये आ रहा है 0.12 के लगभग, 0.12। सही है। ये एल्फा आ गया। परसेंट में निकालें, जो भी आए, उसने जो आया है वो अपन को लिख देते हैं। अरे परसेंट में निकालोगे तो इस लगभग 12% कह सकते हो, गुना 100 का करोगे तो 12% आ जाएगा ना। अब हमसे एल्फा के अलावा उसने वियोजन स्थिरांक भी निकलवाया है, जिसका फॉर्मूला है के बराबर सी एल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा। सी का मान सांद्रता, सांद्रता कितनी दी है? 0.001028 इंटू एल्फा का मान 2 बार लिखना है, एल्फा स्क्वायर है तो 0.12 इंटू 0.12 बटे 1 माइनस 0.12। ये गणितीय कैलकुलेशन है, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? के निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम के निकाल सकते हैं। के का कोई फिक्स मात्रक नहीं होता, मात्रक मत लिखना के का। पर यहाँ पर से आपने यहाँ तो क्या निकाला? लैम्बडा सी, जिसका मात्रक तो आपको पता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एल्फा का कोई मात्रक नहीं है, और यह इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास के का मात्रक भी निकल करके आ जाएगा। के का मान जो भी आए वो निकाल लो। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, मेरी बात को समझ लो। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसे यहाँ तक नोट करो, फिर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? इसे फटाफट लिखें। बैटरी फ़ोन की डिस होने वाली है, शायद हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बन पाए। वीडियो बैटरी 4% बची है। पर यहाँ तक आपके मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, तो इसको यहीं फिनिश कर देते हैं आज, क्योंकि भाई फ़ोन में बैटरी बिल्कुल डिस 1% रह गई है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कोलराउस के नियम के ये 2 अनुप्रयोग हैं जो इजीली आपके समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। देखो लास्ट में इस पर और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। पर अभी हाल फिलहाल इस टॉपिकों को समझने के लिए मैं आपको हर टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि ये आपके इजीली समझ में आए। क्लियर?
अब आप नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे दोबारा से।